कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स। इस चैप्टर का जो आप लोग का वेटेज है बेटा 10 to 20 मार्क्स, 10 से लेके 20 नंबर तक का वेटेज है आप लोग का। मतलब एक क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा तो 5 नंबर का आता है, 5 का आता है ना। और कुछ क्वेश्चन जो पूरे लमसम आते हैं, उसमें अगर मैं 20 बोलूं तो 5 का तो 4 क्वेश्चन इसके फंसेंगे तुम लोग के क्लियरली। मतलब पूरा पेपर आर या पार तुमको कंसोलिडेशन बताएगा। पेपर कितने नंबर का है तुम लोग का कॉर्पोरेट? 60 का। 60 में अगर इसमें 20 आ गया तो लेने के दिन हो सकते हैं छोड़ोगे तो, पहले ही बता रहा हूं मैं। कॉर्पोरेट 60 नंबर का, तो 10 से 20 नंबर ये हो सकता है आप लोग का। क्लियर है कि? तो थोड़ा ध्यान रखेंगे इस चीज को। इसको समझने से पहले कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा ध्यान से समझेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू रन करता हूं। सपोज मैं एक कंपनी का एग्जांपल लेता हूं जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये कुछ कुछ ना कंपनीज को होल्ड करता है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। पहले कंपनी का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। दूसरा आप लोग का हो सकता है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में भी इनका लाइन है। एक आलोक इंडस्ट्री भी है सर, नेटवर्क 18 ग्रुप भी है। नेटवर्क 18 ग्रुप मतलब रिलायंस इंडस्ट्री ने ये 4 कंपनी को खरीदा, ध्यान समझिएगा। रिलायंस इंडस्ट्री ने इन 4 कंपनी को खरीदा। देखते जाओ तो सर मेरे हिसाब से ये रिलायंस कंपनी होल्डिंग कहलानी चाहिए। क्या कहलानी चाहिए मेरे लिए? होल्डिंग कंपनी। मतलब सर जो कंपनी होल्ड करता है उसको होल्डिंग कंपनी बोला जाता है। क्लियर है कि नहीं? क्या बोला जाता है उसको? होल्डिंग कंपनी बोला जाता है। मीन सर ये भी सब्सिडियरी है, ये भी सब्सिडियरी है, ये भी सब्सिडियरी है और ये भी सब्सिडियरी है। इसके 4 सब्सिडरी, एक होल्डिंग कंपनी। समझ आए कि नहीं आया? अब जरा देखते जाओ रिलायंस इंडस्ट्री। अच्छा एक काम करो तुम लोग, अगर मेरे साथ नोट्स नहीं कर पा रहे हो तो वेट करो तुम लोग, मैं पीडीएफ भेजूंगा इसका, आराम से घर में बैठ के करना। वैसे करें क्योंकि तुम लोग को आराम से बनाना पड़ेगा इसको, हड़बड़ी नहीं करना है भी इसके नोट्स को बनाने के लिए, एकदम आराम से बैठ के बनाना पड़ेगा तुम लोग को। तो पहले तुम लोग पूरा समझ लो, मेरे को याद दिलाना कि सर इसका पीडीएफ चाहिए, मैं भेज दूंगा, ठीक है, ग्रुप्स में। ठीक है, तो सुनते जाओ। देखो रिलायंस इंडस्ट्री ना मेरी होल्डिंग कंपनी, क्या है? मेरी होल्डिंग कंपनी, इसकी सब्सिडियरी है। तो लोग पता है रिलायंस इंडस्ट्री जो है अपना खुद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, यस और नो? अपना खुद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। ये भी कंपनी है तो सर इनका भी खुद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा। तो ध्यान समझना, मतलब सर जो रिलायंस इंडस्ट्री है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग, और जो सर चारों उनकी सब्सिडियरी है उनका भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग। ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बोला जाता है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। स्टैंड अलोन मतलब अपने खुद के एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। समझ आया कि नहीं आया? आपको पता है कि ये जितने भी लोग हैं रिलायंस इंडस्ट्री इंक्लूडिंग सब्सिडरीज, दे आर अ ग्रुप, दे ऑल आर फॉर्मिंग अ ग्रुप। फिर से समझाता हूं मैं कि रिलायंस इंडस्ट्री ने 4 कंपनी को खरीदा, मतलब उसका होल्डिंग बन गया। वो समझ तो नहीं इतना, होल्डिंग बन गया। पता है सब का ना बैलेंस शीट अलग, रिलायंस का अलग होगा, जियो का अलग, सर पेट्रोलियम का अलग, आलोक का अलग, सर नेट 18 ग्रुप का अलग, सबका अलग अलग है। अब तकलीफ क्या होता है पता है? ये हमारे शेयर होल्डर्स हैं रिलायंस इंडस्ट्री के। पता है ना, थोड़ा पागल हो गए हैं, एकदम क्वेश्चन मार्क में चले गए हम लोग। वो ये बोलते हैं हाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल
पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द होल ग्रुप। जैसे कि मैं रिलायंस का शेयर होल्डर हूं, एक्चुअल में शेयर होल्डर हूं, मैं कैसे ग्रुप का पूरा फाइनेंशियल पोजीशन पता करूं? क्या मुझे, आर वी सपोज्ड टू रीड ऑल स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट? क्या हमें सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा? फिर से बताता हूं, अगर मैंने रिलायंस में अगर पैसा लगाया है, इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली मेरा पैसा जियो फाइनेंशियल सर्विस में भी लगा है। यस और नो? इनडायरेक्टली मेरा पैसा पेट्रोलियम में भी लगा है, आलोक में भी लगा है, नेटवर्क 18 में लगा है। मैं किसका शेयर होल्डर हूं? रिलायंस का। मैं होल्डिंग का शेयर होल्डर हूं, तो आई एम इंटरेस्टेड कि मेरा पैसा जा कहां रहा है। यस और नो? शेयर होल्डर की सबसे तकलीफ क्या चीज है पता है? कि सर मैं कैसे फाइनेंशियल पोजीशन पता करूं? तुम लोग पता है रिलायंस के बैलेंस शीट में, इसके बैलेंस शीट में ये जो शेयर खरीदे हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट के नाम से दिख रहा होगा। समझ आया कि नहीं आया? क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री अगर किसी और ग्रुप में अगर पैसा लगाता है तो उसको पैसा दिया है। मानते हो कि नहीं मानते हो? इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। मानते हो कि नहीं मानते हो? इन्वेस्ट किया तो इन्वेस्टमेंट में दिखना चाहिए यार। अब मुझे ये तो पता होना चाहिए ना एज अ बिंग शेयर होल्डर कि मैंने जहां इन्वेस्टमेंट किया परफॉर्मेंस सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब एक शेयर होल्डर की बहुत ज्यादा तकलीफ है। अब तो तुम लोग सिर्फ 4 ही देखे हो भाई, प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता। 400 4000 होते हैं ग्रुप्स में, एक ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं। तो सबसे बड़ा ये तकलीफ है शेयर होल्डर्स को कि हम फाइनेंशियल पोजीशन समझेंगे कैसे, हमको पता कैसे चलेगा। तो क्वेश्चन राइज करते हैं, क्या हमें सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा? क्या अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है? क्या बोला जाता है? स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। क्या हमको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा? क्लियर आंसर है, आंसर इज नो। यहां पास आपको आंसर आता है नो। आप लोग को अलग अलग नहीं पढ़ना है, हम एक साथ मर्ज करके देंगे आपको। उसी को बोलते हैं, यहीं पास एक कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ है, क्या बोलते हैं उसको? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यही कारण ही कंसोलिडेशन बनाया जाता है, क्योंकि होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर को फाइनेंशियल पोजीशन जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ आया कि नहीं? अगर उनको फाइनेंशियल पोजीशन पता नहीं चलेगा तो काम कैसे करेंगे लोग भाई? उनको पता कैसे चलेगा उनको पैसा कहां लगा हुआ है? तो उनको यही सब पीड़ा को समझते हुए ना कंसोलिडेशन फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट आया। अब देखो सीएफएस का मतलब क्या होता है, मैं लिखते जा रहा हूं। सीएफएस आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ ग्रुप। क्या है बेटा ये? एक ग्रुप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ग्रुप में कितने लोग हैं मेरे? 5 लोग हैं। एक रिलायंस, दूसरा सर जियो, सर तीसरा पेट्रोलियम, चौथा आलो, पांचवा नेटवर्क। मतलब होल्डिंग सब्सिडी सब मिलके ग्रुप होता है, दे आर फॉर्मिंग अ ग्रुप। मैंने लिख दिया है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ ग्रुप प्रेजेंटेड एज अ सिंगल एंटरप्राइज। कैसे प्रेजेंट होता है? सिंगल एंटरप्राइज। मतलब सर सबके बैलेंस शीट को पकड़ो, एक बना दो, खत्म। वही कंसोलिडेशन होता है। मैं शेयर होल्डर हूं, मेरी तकलीफ क्या थी पता है सबसे बड़ी? सर क्या मुझे सब बैलेंस शीट को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा क्या? नहीं, हम एक बना के देंगे। क्या बना के देंगे हम? एक। मतलब कंसोलिडेशन तो समझते हो मर्ज करना, मतलब सब के रिलेवेंट आइटम जो आपके काम के उठाओ, एक बैलेंस शीट बनाओ, उस काम के बैलेंस शीट को स्टेक होल्डर को दो पढ़ने के लिए। समझ आया कि नहीं है? एंड दे आर मीन टू show the financial position of the group as a whole। इसीलिए बनाया जाता है ताकि आपको फाइनेंशियल पोजीशन पूरे ग्रुप का एक बार में पता चल जाए। समझ आया कि नहीं आया सबको? इसी का कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। क्लियर है बच्चे लोग? एवरीवन यहां तक समझ आया ना सबको? अब देखो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ कुछ कंटेंट होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की होते हैं। कौन कौन से? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट, चेंज इन इक्विटी। भूल गए? कोई बात नहीं।
बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट, चेंज इन इक्विटी, इतने सब पोर्शन होते हैं। बट थोड़ा सा मैं समझाता हूं, आपके सिलेबस में सीएफएस, नोट्स टू अकाउंट और चेंज इन इक्विटी नहीं है कंसोलिडेशन का, सिर्फ बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस से बच गए थोड़ा सा फिलहाल के लिए। मतलब इतना चीज आप लोग को बनाना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं बच्चे लोग? तो एक कंसोलिडेशन होता है, लेकिन सर हम बनाएंगे कैसे? आपने बोल तो दिया सर किसका आइटम क्या जाएगा, कौन सा क्या जाएगा, सब चीज तुमको समझना पड़ेगा भाई। यहां पास ना न्यूमरस मिनिमम टू मिनिमम 20 कॉन्सेप्ट है, यहाँ 20 कॉन्सेप्ट है आप लोग के यहाँ पास, और हर कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में चाहिए, हर कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में चाहिए आप लोग को, उसमें थोड़ा तकलीफदायक है। चलो थोड़ा आगे पढ़ते हैं। हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाया जाएगा। तो सीधी सी बात है, हमारा लॉ बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है। कौन बोलता है? नियम कानून। एज पर द शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 बोलता है ना भाई फाइनेंशियल पार्ट ए पार्ट बी, शेड्यूल 3 प्लस AS 21, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 पढ़ना पड़ेगा आप लोग को, इन्वेस्टमेंट का है जो। ये दोनों के हिसाब से आप लोग को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। दोनों ने जैसा बोला वैसा ही बनाना पड़ेगा। इसे नियम कानून थोड़े हाई है, धीरे धीरे से पढ़ेंगे। समझ आया यहां तक? फिर सवाल बोलता है हु सेज टू प्रिपेयर इट, कौन बोलता है भाई बनाने के लिए? ये तो ऊपर वाला बोलता है कि कैसे बनाओगे। कौन बोलता है बनाने के लिए? आपको पता है सेक्शन कौन सा होता है बुक्स ऑफ अकाउंट का? एनीवन? सेक्शन 129 सब सेक्शन 3 इस बारे में बोलता है। 129 बुक्स ऑफ अकाउंट आपका सेक्शन है, उसका 3 क्या बोलता है? ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 129 का सब सेक्शन 3 बोलता है कि अगर आप होल्डिंग कंपनी हो तो आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, इंक्लूडिंग एसोसिएट कंपनी एंड जॉइंट वेंचर, दोनों के लिए भी बनाना पड़ेगा, ये जान लो। लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग और सब्सिडरी की बात करेंगे यहाँ पर। समझ आया कि नहीं आया आप लोग को? एवरीवन एक बार फिर से ओवरव्यू कराता हूं, देखते जाओ। यहां पास ना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि हम होल्डिंग है। किसको बनाना पड़ेगा? होल्डिंग कंपनी को बनाना पड़ेगा। एक जगह डिटेल में समझाऊंगा तुम लोग को, क्योंकि सर एक जो ग्रुप है ना उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम ऐसे नहीं समझ सकते, हमको सब डाटा एक जगह चाहिए। तो उस एक जगह डाटा चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैसे बनाओगे? शेड्यूल 3 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के हिसाब से। यस और नो? क्यों बनाओगे? क्यों? बस मन कर रहा है? नहीं सर, क्योंकि सेक्शन ने बोला। कौन सा? सेक्शन 129 का सेक्शन 3 ने ये बात बोला भाई। अब देखते जाओ कंसोलिडेशन बनाएगा कौन? कौन बनाएगा? सीएफएस को प्रिपेयर कौन करेगा भैया? प्रिपेयर्ड बाय पेरेंट कंपनी। पेरेंट कंपनी इसको प्रिपेयर करेगा। कौन करेगा? पेरेंट कंपनी। पेरेंट कंपनी को मैं क्या बोल सकता हूं? होल्डिंग कंपनी। यस और नो? होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी कौन सेक्शन में है? 46। वेरी गुड, वहां दिया गया भाई आप लोग का। समझे? सेक्शन 2 क्लॉज 46 मतलब होल्डिंग कंपनी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? सर नो? एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो। आपको धीरे धीरे समझना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है ना सबको? क्या वो मेरी होल्डिंग है? चैन होल्डिंग पढ़ाया था ना? क्या वो मेरी होल्डिंग है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? इफ यस करना पड़ेगा। चाहे तुम 20 तो चैन ले लो, इसका सब्सिडी, इसका, फिर इसका, 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 दुनियादारी। मैंने एग्जांपल दिया था आप लोग को, ठीक है? अभी और बताऊंगा। अगर ऐसा होता है तो मेरे को बनाना पड़ेगा भाई। पूरा सब ग्रुप, मैंने बोला ना 400 4000 तक बनता है भैया। ये चीजें कोई नॉर्मल चीज नहीं है। और मेन रिलायंस भाई खरीद के रखा है सबको, तुम लोग को पता होना चाहिए चीज, ठीक है? अब एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान समझिएगा। एक कंपनी है वॉलमार्ट, जानते हो? एक वॉलमार्ट मार्ट की कंपनी है और एक फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट तो जानते ही होगे,
एक वॉलमार्ट नाम की कंपनी है और एक फ्लिपकार्ट नाम की कंपनी है। वॉलमार्ट कंपनी ने फ्लिपकार्ट का 80% स्टेक लिया। 80% स्टेक लिया। सर एक बार होल्डिंग बता दो ना वापस से क्या होता है। सर होल्डिंग कंपनी उसको बोलते हैं जिसका एक या उससे ज्यादा सब्सिडियरी होता है। सब्सिडरी मतलब क्या होता है सर, दो चीजें मेरे को क्राइटेरिया फुलफिल करने। पहला, या तो एक्सरसाइज करेगा वोटिंग पावर मोर देन 1/2, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपोजिशन रखने का पावर रखता हूं मैं। तो यहां पर होल्डिंग सब्सिडरी बना, यस और नो। 80% होल्डिंग कौन? वॉलमार्ट इज योर होल्डिंग कंपनी। फ्लिपकार्ट क्या बना आप लोग का? सब्सिडरी कंपनी। एकदम अच्छे से समझना इस चीज को। तुम लोगों को पता है अगेन सर, वॉलमार्ट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग है, फ्लिपकार्ट का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग है। एफएस मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोनों ना साथ मिलेंगे, दोनों को फाइनेंशियल में साथ में मिलकर क्या बनेगा तुम लोगों को पता है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस और नो? यस और नो? ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझो। हु विल प्रिपेयर? प्रिपेयर्ड बाय, प्रिपेयर्ड बाय, प्रिपेयर्ड बाय वॉलमार्ट इसको प्रिपेयर करेगा। क्यों? क्योंकि वो होल्डिंग कंपनी है। समझ आया कि नहीं आया? तो हम हमेशा कौन होंगे पता है? होल्डिंग होंगे हम लोग हमेशा। अगर हम लोग को प्रिपेयर करने बोला तो हम लोग हमेशा कौन होंगे? होल्डिंग होंगे भाई। लेकिन एक चीज समझाता हूं ना, दोनों कंपनी सेपरेटली रन करेगी ना, देयर इज नो लिक्विडेशन, नो कंसोलिडेशन। गलती मत करना। अगर मेरा फ्लिपकार्ट कंपनी अगर बंद हो गया तो कोई कंसोलिडेशन नहीं है। वोडाफोन, आइडिया दोनों बन के क्या बने हैं? वीआई। होल्डिंग कौन है इनका? कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है इनका होल्डिंग। अगर पूरा एक्वायर करते हो कंपनी अगर बंद होता है ना तो गलत, कंसोलिडेशन वहां नहीं आएगा आप लोग का। दोनों कंपनी को सेपरेटली रन करना पड़ेगा। वॉलमार्ट भी सेपरेटली रन हो रहा है, फ्लिपकार्ट भी हो रहा है सेपरेटली रन। बस उसमें 80% स्टेक इसका है। दोनों कंपनी को सेपरेटली रन होना पड़ेगा। लिख लेते हैं भाई आपस, रिस्क है, तुम लोग कहीं गलत ना समझ जाओ। बोथ कंपनी विल रन सेपरेटली, नो लिक्विडेशन। लिक्विडेशन तो समझते हो, वाइंडिंग अप लिख लेता हूं। कोई भी वाइंडिंग अप नहीं होने वाला, ये जान ले रहा तुम लोग। ये मोस्ट कंडीशन है। अगर ऐसा होगा ना तो हमारे में नहीं आएगा। ये मर्जर वर्जर हम नहीं पढ़ रहे हैं अभी, हम सिर्फ कंसोलिडेशन पढ़ रहे हैं। इस चीज को ध्यान रखोगे? यस और नो? क्लियर है कि नहीं? इससे पहले ना कुछ ना डेफिनेशंस पढ़ते हैं कि कुछ चीज आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, जो आगे जाके मैं वर्ड यूज करूंगा उसको मैं लिख लेता हूं। ध्यान रहेगा बेटा, घर में जाके इसको प्यार से लिखना है आप लोग को, आराम से। समझ आया कि नहीं आया? प्रॉपरली टाइम देना पड़ेगा। सम डेफिनेशंस, कुछ डेफिनेशंस मतलब ऐसे ऐसे वर्ड्स है जो मैं यहां यूज करने वाला हूं, उसका मतलब समझा देता हूं आप लोग को। पहला आप लोग का होता है होली ओन्ड सब्सिडियरी, जो कैलकुलेट में मैं WOS करके लिखूंगा। होली ओन्ड सब्सिडियरी उनको बोला जाता है जिसका स्टेक मेरे पास 100% है। मतलब ऐसा कंपनी जिसका 100% स्टेक सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है, उसको होली ओन्ड सब्सिडियरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? होली ओन्ड सब्सिडियरी बोलते हैं। दूसरा आता है फिर पार्टली ओन्ड। पार्टली ओन्ड सब्सिडियरी उसको बोला जाता है जिसका आप लोग का मोर देन 50% होना चाहिए, मतलब मोर देन 1/2। समझ आया कि नहीं आया? मोर देन 50। सर 51, 52, 53, 54, 55, 60, 65, 70, 99, 99.5 जो लिखना लिखो। होली ओन्ड नहीं है, वो पार्टली है। तुम कुछ पोर्शन ही होल्ड कर रहे हो। समझ आया कि नहीं आया सबको? एवरीवन। फिर एक और वर्ड यूज करूंगा आगे जाके, स्मॉल शेयर होल्डर्स। कौन होते हैं? नहीं पढ़े हो कंपनीज एक्ट में? सर जिसका नॉमिनल वैल्यू, यस, मैक्सिमम कितना है? 20,000 इन टोटल ना, एक शेयर नहीं। मैं एक शेयर खरीदा रिलायंस का 2500 का है तो मैं स्मॉल शेयर होल्डर हूं भैया। मतलब टोटल वैल्यू ऑफ नॉमिनल शेयर 20,000 तक अगर है तो स्मॉल शेयर होल्डर होता है। समझ आया कि नहीं आया? टोटल मेरे पास कितना है? एक शेयर का वैल्यू नहीं बोल रहा हूं ना मैं, टोटल। यस और नो? फिर आता है आप लोग का माइनॉरिटी।
माइनॉरिटी मतलब समझते हो? उसका मतलब होता है हु डोंट हैव वोटिंग कंट्रोल। पहले ही बोल दे रहा हूं, मैंने लिखा है हु डोंट हैव वोटिंग कंट्रोल, वोटिंग राइट्स नहीं। तुम लोगों को पता है, अगर मेरे पास कोई कंपनी का 52% है, आपके पास 48% है, तुमको पता है डिसीजन किसके हाथ में है? 52 मेरे पास है तो मैं मेजोरिटी हूं, आप क्या हो? माइनॉरिटी हो। समझ आए कि नहीं? सर जिसके पास बिलो 50% होता है उसको माइनॉरिटी बोला जाता है, ये जान ले रहा हूं। मतलब सीधी सी बात है, इतना समझ लिया ना, माइनॉरिटी उसको बोला जाता है जिसके पास वोटिंग कंट्रोल नहीं है। राइट्स नहीं बोला ना मैंने, वोटिंग तो वो भी देगा, वोटिंग कंट्रोल नहीं है। जैसे आप लोग को एग्जांपल देता हूं यहीं पास, फ्लिपकार्ट का 80% किसके पास है? वॉलमार्ट 20%। अदर फ्लिपकार्ट के पास कैसे भाई? अच्छा ऐसा, अपने खुद के शेयर खुद ही खरीद लूं मैं? बाहर के शेयर होल्डर, और 20% कौन है पता है? वही माइनॉरिटी है, वही माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी को हल्के में मत लेना ना, बहुत बड़ा दिक्कत है इसमें। समझ आया कि नहीं आया? क्योंकि सर कंसोलिडेशन में एक तकलीफ है, पता है। लेट्स एग्जांपल लेते हैं, फ्लिपकार्ट का ना 1 लाख का एसेट है। कितने का? 1 लाख का। मैंने 80% खरीदा है, 80% ना, तो मेरे बैलेंस शीट में कितना आना चाहिए? सब मैथमेटिक्स वाले बोलते हैं ना 80 आना चाहिए। काट के दिखाओ चलो एसेट को 80,000 का। यही सब तुमको समझना पड़ेगा कंसोलिडेशन में। भाई 80% लियो तो एसेट का 80,000 लिख दोगे? मतलब 20 उसका 80 मेरा, ऐसा कुछ है क्या? आंसर इज नो। तो देखो बहुत सारी चीज तुमको समझना पड़ेगा। तो माइनॉरिटी उसको बोला जाता है बेटा जिसके पास वोटिंग कंट्रोल नहीं है, जिसे 50 से कम है। समझ आया? 49.5 भी अगर तो माइनॉरिटी, सामने वाले के पास क्या है? 50.5 है। समझ आया कि नहीं आपको? तो सर आप लोगों ने बोला वोटिंग कंट्रोल, अब कंट्रोल का मतलब समझते हैं हम लोग। कंट्रोल मतलब क्या होता है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? कल नोट्स प्रॉपर्ली होना चाहिए ना, कवर सब का एवरीवन। देखो कंट्रोल कब बोला जाता है उस सेक्शन में दिया गया, मैं फिर भी लिख देता हूं। इफ कंपनी इज होल्डिंग कंपनी, अगर आप लोग का कंपनी अगर होल्डिंग कंपनी है तभी कंट्रोल बोला जाएगा, ठीक है। सर होल्डिंग कंपनी किसको बोलते हैं जरा बताएंगे क्या? मैं भूल गया। सर जो एक्सरसाइज करता है मोर देन 1/2 ऑफ वोटिंग राइट्स, जो एक्सरसाइज करता है मोर देन 1/2 ऑफ वोटिंग राइट्स, आधा नहीं ना, मोर देन 1/2, एटलीस्ट 50% तो नहीं लिखोगे ना, मोर देन 1/2। और या तो दूसरा, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर आप कंट्रोल कर दो कंपोजिशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यस यू हैव कंट्रोल। अगर मैंने बोला कंट्रोल, जैसे वॉलमार्ट, वॉलमार्ट के पास कंट्रोल है कि नहीं है? क्यों सर? दोनों में से कौन सा कंडीशन है? सर पहला वाला। सर मोर देन 1/2, मोर देन 1/2, मोर देन 1/2 80% होता है कि नहीं होता? सर ज्यादा है, तो सर उस केस में वो आप लोग का कंट्रोल रखता है। वर्ड्स को ध्यान रखना जो मैं समझा रहा हूं, क्या रखता है वो? कंट्रोल रखता है यार, ठीक। अगर ये केस आप लोग का फुलफिल होता है, इफ यस, ये कंडीशन अगर आप लोग का फुलफिल हुआ, देन ओनली कंसोलिडेट। ये कंडीशन फुलफिल होगा तभी कंसोलिडेशन करना है। मतलब मैं कौन? कंसोलिडेशन करने वाला, होल्डिंग कंपनी। अगर ये कंडीशन फुलफिल हुआ दोनों में से कोई एक, मतलब मेरे को होल्डिंग कंपनी बनना पड़ेगा, इनडायरेक्टली बोलूं तो, तभी मुझे कंसोलिडेट करना पड़ेगा। वो भी पता है कितना? 100%। कितना कंसोलिडेट करना पड़ेगा? 100% कंसोलिडेट करना पड़ेगा, जान ले रहा हूं। नोट लिख देता हूं भाई, ऑलवेज कंसोलिडेट 100%, हमेशा 100% कंसोलिडेट करना है। इवन इफ यू हैव लेस देन 100% कंट्रोल, चाहे आपके पास ना 100% कम भी कंट्रोल क्यों ना हो, 100% कंसोलिडेट करना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं आया? 100% मतलब मशीन 1 लाख का है तो कितना मशीन आएगा मेरे में भी?
1 लाख का ही आएगा। अच्छा ये नहीं है ना कि रिलायंस के हम जाके मर्ज नहीं कर रहे हैं भैया, रिलायंस का अलग, आलोक इंडस्ट्री का अलग, मतलब वॉलमार्ट का अलग, फ्लिपकार्ट का अलग, दोनों का एक अलग स्टेटमेंट बनेगा कंसोलिडेट, दोनों में जाके ऐड नहीं करना है। वॉलमार्ट का अलग बनेगा बैलेंस शीट, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या बोलते हैं, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फ्लिपकार्ट का अलग बनेगा, उसको क्या बोलते हैं, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल, दोनों जाके मर्ज होंगे उसको क्या बोलते हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोनों में वैल्यू ऐड नहीं करना है, दोनों को अलग जगह लेके जाना है भैया। समझ आया कि नहीं आया सबको? अगर ऐसा होता है तो बेटा कंट्रोल बोला जाता है। हमेशा ध्यान रखेंगे 100% कंसोलिडेट करना पड़ेगा आप लोग की। होल्डिंग, होल्डिंग यही कंफ्यूजन आएगा, होल्डिंग कंसोलिडेट करेगा, होल्डिंग। समझ आया कि नहीं? चाहे मैं 51% ही क्यों ना हेल्ड करूं, चाहे 50.00001 क्यों ना करूं, क्या मैं होल्डिंग हूं 50.001 में? यस, मोर देन वन अप, मोर देन वन अप मैं होल्डिंग हूं भैया, तो मैं कंसोलिडेट करना पड़ेगा। कौन करेगा होल्डिंग, वो भी कितना परसेंट, 100%, पूरा 100% करना पड़ेगा भैया। क्लियर है कि नहीं सबको एवरीवन? अब चलो मैं एक चीज समझाता हूं आप लोग, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, चौथे पांचवे कॉन्सेप्ट पे पहुंच चुके हो तुम लोग। कॉन्सेप्ट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। सर माइनॉरिटी माइनॉरिटी माइनॉरिटी, सर आपने तो बोल दिया 100% कंसोलिडेशन करना है, लेकिन माइनॉरिटी की कहानी थोड़ी अलग है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में समझाता हूं मैं, वही वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट का ही लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये मेरा है 80%, ये कितना है मेरा, ये 20% है। ये 80% है, ये 20% है। मैं लिख लेता हूं आप लोग के लिए, टोटल शेयर कैपिटल है समझो फिलहाल के लिए एग्जांपल, यस और नो। ये जो 80% है ना बेटा, ये कंट्रोल्ड पार्ट है। क्या है आप लोग का, कंट्रोल्ड पार्ट है। इतना मैं कंट्रोल करता हूं 80%, मतलब कोई भी डिसीजन में 80% मेरा हिस्सा। मेरा मतलब कौन, मैं वॉलमार्ट था, एग्जांपल याद रखोगे। 20% जो है ना वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। इसको नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कौन बोलेगा पता है, वॉलमार्ट वाला बोलेगा, मतलब होल्डिंग कंपनी। हम लोग होल्डिंग कंपनी की बात करेंगे भाई। होल्डिंग कंपनी ये बोलेगा कि फ्लिपकार्ट का 20% मेरे कंट्रोल में नहीं है। समझ आया कि नहीं है? वो क्या बोलेगा, फ्लिपकार्ट का 20% मेरे कंट्रोल में नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बोला जाता है इसको। और इसी को माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, मतलब माइनर लोग, छोटे लोग इसको होल्ड करके रखेंगे। 50 से कम है, 50 से कम है भाई। और ये लोग ना आप लोग के आउटसाइडर होंगे, मैं तो नहीं हूं, आउटसाइडर्स लोग हैं लोग, इसको बोलते हैं माइनॉरिटी। इतना कॉन्सेप्ट समझ आया, यस और नो? तो अगर मैं मोटा मोटी सर एक लाइन में बोलूं, मींस 20% ऑफ, या तो 20%, जिसको मैं एनसीआई बोलूंगा चलेगा वर्ड्स को। एनसीआई मतलब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है इज नॉट कंट्रोल्ड बाय होल्डिंग कंपनी। 20% जो कंट्रोल नहीं हो रहा है ना होल्डिंग कंपनी से, उसी को नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बोलेंगे, उसी को माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलेंगे। समझ आया कि नहीं आया सबको एवरीवन? यहां तक मैंने 20% का मैंने क्लॉज समझा दिया, लेकिन हम लोग को बैलेंस शीट में ना थोड़ा सा ध्यान समझना पड़ेगा। लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान समझिएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो डेफिनेशन समझते हैं। इट इज दैट पार्ट ऑफ net asset which is not controlled by the parent company। माइनॉरिटी इंटरेस्ट को अगर मैं सही लैंग्वेज में बात करूं, ऐसा पार्ट ऑफ नेट एसेट जो पेरेंट कंपनी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। एक एग्जांपल देता हूं, तो ड्राफ्ट करता हूं बैलेंस शीट को स्टैंड अलोन, ठीक है? वो तुम्हारे नोट्स का पार्ट नहीं होगा, मैं भी मिटाऊंगा, लेकिन ध्यान समझना।
ये मेरा बैलेंस शीट है, ये सब्सिडरी का बैलेंस शीट है। किसका? सब्सिडियरी का। नेट एसेट कैसे निकलता है आप लोग को पता है? एक बेसिक फॉर्मूला, आगे जाके तुम लोग और पढ़ोगे। या तो सर टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी, जिसको नेटवर्थ भी बोलते हो तुम लोग। टोटल एसेट सर मेरा 100 का है, फिक्स एसेट करेंट एसेट ये 100 का हो गया। मेरा टोटल लाइबिलिटी यहां पास है 80 का, और शेयर कैपिटल है 20 का। कुछ ऐसा ही होता है। तो एक बात बताओ, मेरा नेट एसेट कितना है? 20। नेट एसेट अप्रोच से 20, इक्विटी अप्रोच से भी 20, मेरा 20 ही है। तो पता है तुम लोग को 20 ये नेट एसेट है, क्योंकि मैंने कंपनी जब 80% खरीदा ना, तो उस टाइम का सिचुएशन बताता हूं। 100 रुपए अगर एसेट थे तो 80 लाइबिलिटी थे। मेरे को कितना बेनिफिट मिल रहा है? 20 रुपए का। कितने का? 20 रुपए का। तो ये जो 20 रुपए है ना बेटा, इसमें से थोड़ा ध्यान समझना, मैं कितना कंट्रोल कर रहा हूं? सिर्फ और सिर्फ 20 का 80% कंट्रोल कर रहा हूं। कितना? 16। समझ आया कि नहीं? 16। 4 रुपए मेरे कंट्रोल में नहीं है। 4 रुपए के जो शेयर होल्डर है मेरा नहीं है। मतलब मैंने कितना रुपए लगाया तुम लोग को पता है? 16 रुपए लगाया है। चीजों को एकदम डिटेल में समझो तुम लोग, फिर समझाता हूं मैं। आराम से बेटा, आराम से समझो तुम लोग। बहुत चीज समझना है तुम लोग को, एकदम आराम से, हड़बड़ाना नहीं है। बस समझ नहीं आ रहा करके देखते जाओ। ये सब्सिडियरी का बैलेंस शीट है। यस और नो? मैंने कितना परसेंट खरीदा था? 80%। यस और नो? अच्छा एक बात बताओ, जब मैं कोई कंपनी का शेयर खरीदता हूं तो कंपनी क्या एंट्री पास करती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। वही करता है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल करता है। मतलब मैं जितना भी खरीदूंगा 20 में ही आएगा। मैं बोलता हूं मैं कंपनी का ना 80% होल्ड करके रखा हूं। टोटल कितना उसका 100% शेयर कैपिटल? 20 करोड़। कितने का? 20 करोड़ का है। मेरे पास कितना है? 80%, मतलब 16 करोड़। मैं 16 करोड़ का मालिक। 4 मेरे हाथ में नहीं है। 4 करोड़ क्या है पता तुम लोग का? वही माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। समझ आया कि नहीं है? वही नेट एसेट जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। 4 करोड़ का मेरे पास कोई भी मालिकाना हक नहीं है। मेरे पास टोटल 20 करोड़ में से 16 ही मेरे हक में है। उसको कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बोलते हैं। समझ आया कि नहीं आया एवरीवन? क्लियर है कि नहीं सबको एवरीवन? क्योंकि यहां से तुमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यहां से तुमको डिफरेंशिएट अलग करना पड़ेगा पार्ट। माइनॉरिटी और मेरे कंट्रोलिंग ही तुम्हारे आधा से ज्यादा क्लासेस लगेंगे, दोनों को बाहर एक्सट्रैक्ट करने में। एग्जांपल इजी है, तुमको आज बहुत चीज समझना पड़ेगा। मैं एक बार और अच्छे से समझाता हूं। अगर कोई कंपनी 100% होल्ड नहीं किया है, किसी कंपनी सपोज 80% किया है, तो इस बैलेंस शीट में सर ये तो मायने है कि 80% उसका है। मानते हो नहीं? मतलब कितना? 80%। पूरा तो नहीं है सर 80%। तो सीधी सी बात है, इस बैलेंस शीट का जितना आप लोग का नेट है, देखो ध्यान समझना, इस बैलेंस शीट का आप लोग का जितना भी नेट है ना, उसका 80% कंट्रोल कर रहा है होल्डिंग कंपनी। मतलब 80% मालिकाना हक है, 20% में नहीं है। समझ आया कि नहीं? और 20% क्या कहलाता है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। फिर से बोलो क्या कहलाता है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। उसको तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी बोला जाता है। समझ आया सबको एवरीवन यहां तक? मतलब लेकिन सर आप फिर से वही बात, फिर से फुल कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। फिर तो इसमें मैंने आपको बोला कि 80% मेरे कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी 100% कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। सर तो डबल बात कर रहे हो सर आप सेटिंग में बताए थे कि डबल बात नहीं करना चाहिए। मैं समझाता हूं, पता तुम लोग को 100% कंसोलिडेशन करना समझाता हूं। ये ना फिक्स एसेट ना 40 का है और 60 का है। करंट एसेट में ना एग्जांपल लेता हूं, डेटर आता है कि नहीं आता? डेटर 60 का। एक राम का 20 है, एग्जांपल लेते हैं ना। एक आर का 20 है, ठीक है। एक एस का 20 है और एक जे का 20 है। अब चलो बताओ, अगर तुमको 80% बांटना है, कैसे बांटोगे? चलो, मतलब ऐसा है क्या? 20 का 80% कितना होता है सर? 16। मतलब राम ना 16 रुपए वॉलमार्ट को देगा और 4 रुपए उसको देगा क्या? कि पूरा 20 रुपए फ्लिपकार्ट को देगा? अच्छा हाँ, ये क्लियर करो पहले, 20 रुपए किसको देगा वो डेटर? एक बात बता, तुम लोग फ्लिपकार्ट सामान खरीदे हो, किसको पैसे देते हो? तुम वॉलमार्ट को जानते हो? ये डिलीवरी बॉय बोल रहे, वाह, फेंक दूंगा बेटा फालतू आंसर दिया तो। फ्लिपकार्ट को पैसे दोगे ना? मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये सब डिवाइड नहीं हो सकते, नहीं हो सकता डिवाइड रिसिप्ट।
भाई उसका 100% तो 100% तुम आधा नहीं बांट सकते उसको, तो कंसोलिडेशन तो 100% करना पड़ेगा। मैं बताऊंगा कि उसमें 20% कम माइनस करना है आप लोग को। समझ आया कि नहीं आया? ये चीज जान लो कि आप लोग को 100% कंसोलिडेशन तो करना ही पड़ेगा। यस और नो? इसको मिटा दूं चलेगा? नोट्स में नहीं लिखोगे तो ठीक है, अपने से फॉर्म कर। नेट एसेट का भी डेफिनेशन और पढ़ना है तुम लोग को, मस्ती मजाक बिल्कुल नहीं ना। तो सर सीधी सी बात है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट उसको बोलते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ नेट एसेट विच इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द पेरेंट कंपनी। सर वो हिस्सा नेट एसेट का जो पेरेंट कंपनी कंट्रोल नहीं करता। पेरेंट मतलब कौन? होल्डिंग कंपनी। बट सर फिर से वही बात, 100% फुल कंसोलिडेशन हैज टू बी डन। समझ आया कि नहीं आया? हमको 100% कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव कंट्रोल। सर हमारा क्या है? कंट्रोल है। इतना अगर समझ नहीं आ पाया ना, मैं समझाता हूं। थोड़ा सा ना पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो? रखते हो ना? बीजेपी का और कांग्रेस की बात करते हैं। मेजोरिटी किसके पास आई थी? ऊपर बैठा है। ऐसा तो नहीं है ना कि 60% बीजेपी के पास है तो 60% में राज कर रहा है, 40% में कांग्रेस कर रहा है सेंट्रल का। सर वो तो जो मेजोरिटी उसका 100% राज। यही एक एग्जांपल है आप लोग के लिए। आपको 100% कंसोलिडेट करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास कंट्रोल है यार, आप इसको मैनेज करोगे। समझ आया कि नहीं आया? आप लोग कंपनी एक्ट में ये भी पढ़ो कि माइनॉरिटी को बचाना पड़ता है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनाना पड़ता है। भाई यही तो सब केस है। कंसोलिडेशन मेजोरिटी कर करेगा, मेजोरिटी जो बोलेगा करना ही पड़ेगा। एक बात बताओ, मैंने बोल दिया ना डिविडेंड नहीं बांटना है, मतलब नहीं बांटना है, तुम लोग कितना भी बोर्ड बैनर लगा लो, हमारी मांगे पूरी करो, हमको डिविडेंड चाहिए, जितना करने का लो तुम 20% वालों। कोई सुनेगा? मालिक कौन है? 80 मैं हु हैज द कंट्रोल। तो मैं जो बोलूंगा वही होगा। तो मुझे 100% कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? लेकिन सर 100% मैं कंसोलिडेट करूंगा, लेकिन माइनॉरिटी इंटरेस्ट को बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। कहां दिखाना पड़ेगा? बैलेंस शीट में। क्योंकि कंसोलिडेशन में मुझे यह बताना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा पोर्शन है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। समझ आया कि नहीं आया? ऐसा कौन सा पोर्शन है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट नाम से दिखाना पड़ेगा। तो ध्यान समझिएगा। एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप लोग को माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा विद इन द इक्विटी shall be presented separately। सेपरेटली आप लोग को प्रेजेंट करना पड़ेगा। इसको कैसे करना पड़ेगा? सेपरेटली प्रेजेंट करना पड़ेगा। फॉर्म द इक्विटी ऑफ ओनर एंड द पेरेंट। किसकी बात चल रही है? फाइनेंशियल की कंसोलिडेटेड? कंसोलिडेटेड की बात चल रही है। मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई बात नहीं कर रहा हूं ना। फ्लिपकार्ट अपना बनाया वो साइड रख दे भाई, वो जैसे भी बनाया है। वॉलमार्ट अपना बनाया छोड़ दो। मेरे किसमें बात कर रहा हूं मैं? कंसोलिडेशन में। कंसोलिडेशन में जो इक्विटी पोर्शन को कंट्रोल बोला जाता है, क्या बोला जाता है? कंट्रोल। उसमें से माइनॉरिटी इंटरेस्ट को हटाना है आप लोग को। क्या करना है? हटाना है, और अलग से नीचे दिखाना है, अलग से शो करना पड़ेगा कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट इतना है। क्लियर है कि नहीं? समझ आया कि नहीं आया? एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं। सपोज आप लोग अगर बैलेंस शीट बना रहे हो, ये इक्विटी शेयर कैपिटल क्या यहां आएगा 80%, अज्यूम कर लो। रिजर्व एंड सरप्लस ये भी 80%। बाद में जाके आप लोग को माइनॉरिटी इंटरेस्ट करके 20% दिखाना पड़ेगा अलग से। मतलब क्लियर से बात है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वॉलमार्ट ये बताएगा। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बना रहा है? होल्डिंग मतलब वॉलमार्ट बना, मेरे लिए वॉलमार्ट बना रहा है। कौन बना रहा है? वॉलमार्ट। वो ये बताएगा इस बैलेंस शीट के कि 20% मेरे हाथ में नहीं है, वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट होता है तुम लोग। वो क्या बोलेगा? मेरा इक्विटी सिर्फ 80-80 है, 80-80 मेरा, बाकी कितना है? 20%। अब इसमें से 80-80 में उसका खुद का भी इक्विटी इंक्लूड रहेगा। बताऊंगा कैसे। समझ आया कि नहीं आया यहां तक एवरीवन? यस और नो? ठीक है सर, सही बेटा, ठीक है ना? ठीक है। समझ तुम लोग को भी धीरे धीरे करके आएगा, एक बार में नहीं आएगा। क्वेश्चन में तो और मजा आएगा। तो चलो एक बात बताओ, इक्विटी पहले फॉर्मूला क्या होता है बताओ? शेयर होल्डर फंड्स आता कैसे है? बोलो।
इक्विटी एंड लाइबिलिटी, भगवान से डर, भगवान से डर। शेयर होल्डर फंड्स का फॉर्मूला बता दो भाई, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। बहुत बढ़िया, शेड्यूल 3 पढ़ के आए हो तुम लोग, यही यही तो था ना जो एक बार में नहीं बता पा रहे हो तुम लोग। शेड्यूल 3 में तो यही करते हो, शेयर होल्डर फंड के अंदर दो ही चीज तो आता है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। ये शेयर होल्डर फंड होता है, समझ आ गया ना इतना? यस और नो? इसको मिटाना पड़ेगा मेरे को, अब देखते जाओ। सो माइनॉरिटी इंटरेस्ट आएगा कैसे? मेरा 16 आया कैसे था? 20 से 16 बताओ तो। 80% सर उसका था, 4 माइनॉरिटी था, आया कैसे था? मतलब सर 20% ऑफ शेयर कैपिटल था क्या? 20 मेरा शेयर कैपिटल था उस वाले क्वेश्चन में, एग्जांपल में, उसका 80%, 16 कंट्रोलिंग, 4 माइनॉरिटी नॉन कंट्रोलिंग। वो आया कैसे था? शेयर कैपिटल इंटू 20%, वही था ना? तो मैं बताता हूं कैसे होगा फॉर्मूला। 20% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी ना, जो मेरा सब्सिडियरी उसका 20% ऑफ शेयर कैपिटल प्लस 20% ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ सब्सिडियरी। यस और नो? और ध्यान समझना बेटा, ये जो 20% है ना, एज पर एग्जांपल है ना, हर बार 20 मत कर लेना, ये भी समझा देता हूं। एज पर आवर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल का 20-20, हर बार 20 नहीं करना, जितना रहेगा उतना करना है। पहले डिसाइड करो कि मेरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना था। माइनॉरिटी कितना था? 20%, एग्री? चलो एक एग्जांपल लेते